Hello everyone, we are back with another video. This time we are continuing our part of Science 2, that is chapter 4 Environmental Conservation और Environmental Management. तो हमने इसके पहले बहुत डिटेल में इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये तीनों के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था. फिर वाई देयर इज नीड ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन. इन्वायरमेंट कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट को सेव करना, उसे बचाना. तो ये हमारा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये चैप्टर हम लोग वही डील करने वाले हैं. उसके पहले इवन हमने बहुत सारे चैप्टर हेरिडिटी के पार्ट्स हमने डाल दिए हैं. उससे उसके आगे का सेकंड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, ये वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया है. सो अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए. और अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा तब. तो कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट. चैप्टर के जाते हैं वन बाय लाइन रीडिंग करने के लिए सो दैट वी मेक सेंस ऑफ द चैप्टर नाउ. तो चैप्टर में क्या बोलता है? इन्वायरमेंट कंजर्वेशन. तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब क्या? इन्वायरमेंट को बचाना. ठीक है, तो इसमें उसी की बात होगी. और आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. सोसाइटी की, जितने सोसाइटी में लोग हैं वो सबको इन्वायरमेंट बचाना है. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अब आपको क्लियर होना चाहिए कि जो लोग होते हैं एक सोसाइटी के अंदर उनको बचाना है. ये नहीं कि कुछ हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हेल्प करेंगे या फिर हम लोग कुछ स्टूडेंट्स जाके से हम लोग छोटे प्लांट्स ट्री प्लांट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. नहीं, हर एक आदमी का, हर एक वुमेन का, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हर एक आदमी, जब तक 7 बिलियन पीपल एक साथ रहेंगे तब तक इन्वायरमेंट को कंजर्व नहीं कर पाएंगे. सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट. जब से ये अर्थ स्टार्ट हुआ है और जब हम आए तो उसके बाद से ही ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट हमेशा से एक दूसरे को या तो सपोर्ट करते या तो हमने कहीं देखा डिस्ट्रॉय भी करते रहे. ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. अर्थ के फॉर्मेशन के बाद वो, जैसे बोलते हैं ना हम लोग ह्यूमंस है, सबको सब पता है कि पहले अर्थ जो था हॉट मैग्मा था, जैसा लावा जैसा बॉल था. ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी एज कंपेयर टू द अदर एनिमल्स. सुपीरियरिटी मतलब क्या? हम लोग उनसे थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट एंड बहुत ज्यादा थोड़े क्या इंटेलिजेंट रहे और हमारे सरवाइव करने के चांसेस भी ज्यादा हैं. हम सुपीरियर, हम उससे ऊपर हैं और एनिमल से. विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर लाइक इंटेलिजेंस. देखिए, तो इंटेलिजेंस हुआ, मेमोरी हम लोग याद रखते हैं, इमेजिनरी एबिलिटी हम जो बहुत सारी चीजों को इमेजिन कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम जो ड्राइंग करते हैं दैट इज इमेजिनेशन. ह्यूमन स्टैब्लिश डोमिनेशन ओवर द नेचर. और इसी सब का हमारी जो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि इंटेलिजेंस हुआ, मेमोरी हुआ, इमेजिनरी एबिलिटी हुई, प्लस और सारे हमारे एबिलिटी की वजह से क्या हुआ, हम सबसे बड़े हो गए हैं. जो ये पूरे अर्थ पे सबसे बड़ी स्पीशीज, डोमिनेंट स्पीशीज हम ह्यूमंस हो गए हैं. ठीक है, ह्यूमन यूटिलाइज. अब हम क्या हो गए हैं, पहली बात तो देखिए कैसे चैप्टर घूम रहा है. अर्थ है, अर्थ के बाद ह्यूमन आए, ह्यूमन इंटेलिजेंट होता चला गया, इंटेलिजेंस होने से क्या हुआ, अर्थ पे वो हावी हो गया. अब देखना हावी होने की वजह से क्या होगा. देखिए स्टोरी वाइज जा रही है. ह्यूमन यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल. जितना ज्यादा हो सकता है उतना हम यूज करते चले जा रहे हैं. इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ, मतलब कि मेरे को सब जितना आराम हो सकता है, जितनी अच्छी ये बोलते सर्विसेज मिल सकती हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो मेरे बड़ा बंगलो हो, और भले ही बंगलो में कोई रहना, भले ही कार में कहीं घूमने, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. ह्यूमन केप्ट ऑन स्नैचिंग फ्रॉम द नेचर. तो ये जो सेटिस्फैक्शन, खुद के लिए सेटिस्फाई करने का, और आपको हमारे सेटिस्फैक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपकी नीड कभी सेटिस्फाई नहीं होती. सॉरी, नीड भी गलना गलत है, नीड वर्ड अलग होता है. आपकी ग्रीड कभी सेटिस्फाई नहीं होती, आपका लालच कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता. आप हमेशा जब तक जिंदा हो तब तक लालच करते रहोगे. एज मच एज पॉसिबल, तो हमने नेचर से उसके लिए क्या किया, जितना और रिसोर्सेज उससे हो सकता है तो उसको कन्वर्ट करके यूज करते चले गए. दिस लेड टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम. और इससे क्या हुआ, नेचर को प्रॉब्लम होने लगा. फ्रॉम द इंटायर सिनेरियो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन हैज क्रूशल रोल. क्रूशल रोल क्यों क्रूशल रोल है? क्योंकि हम ही तो हैं जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं. अदरवाइज, और हम लोग मतलब अगर हम लोग इंटेलिजेंट कम होते, हम नेचर को यूटिलाइज भी नहीं करते तो और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते. लेकिन हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो हमको अपने पे कंट्रोल रखना है, इसलिए हम बहुत क्रूशल है इसमें. और ऊपर से इंटेलिजेंट भी, हमको पता भी चल रहा है कि नेचर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. इन मेंटेनिंग द इन्वायरमेंटल बैलेंस. बैलेंस बोला, देखिए पूरा इन्वायरमेंट को नहीं, एक इन्वायरमेंट होता है, एक ह्यूमन लाइफ होती है, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है, ना ये गिरे ना ये गिरे. इफ ह्यूमन हैज डिस्टर्ब द इन्वायरमेंटल बैलेंस देन ह्यूमन इटसेल्फ ओनली कैन कंजर्व एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचर.
अगर हमने बिगाड़ा है तो बनाएंगे भी हम ही। Many times general public is unknown that its activities are harmful to the environment। जैसे क्या होता है, और एक क्या बात है कि कुछ कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि जैसे कि उसकी वजह से इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल ट्राइब्स लोग अगर वो कोई खेत को बर्न करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, उसको बोलते हैं जूट एग्रीकल्चर। तो वो जो ये वर्ड देख लीजिए पहले, झूम एग्रीकल्चर, वो बर्न करते हैं, इसे स्लैश एंड बर्न भी करते हैं। उनको पता नहीं रहता कि वो नेचर को हार्म कर रहे हैं, दो उनको और दूसरे तरीकों से पता रहता है कि वो नेचर उनका, बोलते हैं ना, ट्राइब्स का भगवान है। लेकिन जो थोड़े से इवॉल्व ट्राइब हो गए वो बर्न करके खेती करने के लिए वो लोग बर्न करते हैं, तो उससे दिक्कत होती है। फिर ऐसे ही कुछ हमारे फार्मर्स हैं, वो हमारे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और वो भी खेतों को बर्न करते हैं। फिर मॉडर्न ह्यूमन घर में कचरा बहुत ज़्यादा करता है, प्लस उसका इंडस्ट्रीज से बहुत सारा पानी सीधा गंगा ऐसे नदियों में छोड़ जाता है, प्लस एयर पोल्यूशन होता है, प्लस नॉइज पोल्यूशन होता है। ऐसे बहुत लोग नोइंगली और अननोइंगली लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनी टाइम्स पब्लिक इज अननोन, देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है, एंड देयर बाय अननोइंगली मेनी एक्टिविटीज हैपन, जाने अनजाने में वो लोग गलती कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या, उन्हें बता दिया जाए कि देखिए ऐसा गलत हो रहा है, इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है, तो वो लोग भी शायद से सुधर जाएंगे। जैसे कि आपने शहरों में एक नया प्रैक्टिस सेट देखा होगा कि लोग अभी जो बर्ड्स हैं उनको अभी खाना पानी दोनों रखते हैं, कब, हमारे गर्मी के महीनों में, समर सीजन में स्पेशली। तो वो अच्छी प्रैक्टिस एक हो रही है, ऐसे अवेयर करते हैं तो और चीजें भी हो जाएंगी। अवेयरनेस के साथ साथ लॉ बहुत जरूरी है। ये फिर से बॉक्स मटेरियल है, मैं बार बार कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, जब तक ये चैप्टर्स खत्म तब तक मैं रिपीट करता हूँ कि ये बॉक्स मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी में से आते हैं डायरेक्टली, प्रीलिम्स प्लस आपके जो ये एग्जाम होते हैं स्कूल्स के, उसमें सब यही सब क्वेश्चन आते हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट लॉट एंड यू डू नॉट गेट कि आप कंफ्यूज नहीं होते एग्जाम में कि क्वेश्चन कैसे आए कहाँ से आए, आप हर क्वेश्चन को जानते रहते हैं और डरते नहीं है सबसे पहली बात। तो ये देखिए एक्ट है, तो एक एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, और फिर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये देखिए, तो देखिए पहले क्या था, हम फॉरेस्ट को बचा रहे थे, सिंपल। देखो देखो यहाँ पे ईयर देखो, ये 80 है, फिर ये हमारा, फिर यहाँ पे 72 है, और उसके पहले उसके बाद हमारा 86। तो पहले हमारा जो था 72 में आया है वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं। फिर उसके बाद हमने ट्रीज को बचाना शुरू किया, और थर्ड आता है हमारा इन्वायरमेंट। पहले हमको क्या दिखता था, ब्यूटीफुल घूमने फिरने वाला वाइल्ड लाइफ दिखता था, हम बोले अरे जानवरों को बचाना जरूरी है। फिर हमको लगा अरे नहीं, जानवर तो ट्री पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हिरन जो हमारा डियर है वो ग्रास खाता है, ग्रास को लायन खाता है, टाइगर खाता है, तो ये सब ब्यूटीफुल एनिमल थे। हमको बोला कि अरे नहीं, पहले ट्री बचाना चाहिए। फिर हमको आगे चल के 86 में पता चला कि अरे नहीं, दोनों बचाना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के लिए इसको बैलेंस करते हैं, प्लस हमारे लिए भी बहुत जरूरी। तो ऐसे आप याद रखते हैं कि पहले आया वाइल्ड लाइफ एक्ट, फिर आया फॉरेस्ट एक्ट हमारा, और फिर हम लोग के बाद मालूम पड़ा कि इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी एक एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, जो 1929 का है, लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो ब्रिटिशर्स पहले फॉरेस्ट को ही बचाना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फॉरेस्ट पहले बोला था। लेकिन आप लोग को सिर्फ ध्यान रखना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, जो हमारी फ्रीडम के बाद बने, दैट इज 1980 का एक्ट, 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट, और ये स्टोरी बताया उसके थ्रू आप याद रख सकते हो। और कुछ एक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको सब करने होंगे, मैं याद करने को नहीं बोल रहा, सिर्फ एक बार देखती है, एंड में आपको याद ही हो जाएगा ये सब, बिलीफ रखिए उस बात पे। बायोमेडिकल वेस्ट, जो ये हमारा हॉस्पिटल से जो इंजेक्शंस निकलते हैं, जो उनके कपड़े रहते हैं, प्लस उनका जो चादर रहता है, प्लस उनके जो भी मटेरियल्स उनकी बॉडी पर लगाया जाता है, सबको क्या करते हैं, उसका बहुत प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए वेस्ट का, अदरवाइज वो क्या इन्फेक्शन फैलाएगा जिधर भी जाएगा। अगर रास्ते में फेंकते तो कोई भी टच करता है तो उसको भी बहुत सारे बोलते हैं ना डिजीज होने के चांस रहते हैं। तो वैसा फिर ई वेस्ट एक्ट, ये ई वेस्ट एक्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि ऐसे भी आपको आने वाला ही आगे के चैप्टर्स में, जब हमारा मेंटल हेल्थ वाला आएगा तो उसमें आपको ई वेस्ट ये वाला एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो फॉरेस्ट एक्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूँ, सो दैट की गेट अवेयर ऑफ दिस, एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं कुछ हिंट दे दूंगा, तो आप लोगों को थोड़ी स्टोरी टाइप याद हो जाएगी। द लैंड रिजर्व फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी पर्पस बाय दिस लॉ। आपका जो भी फॉरेस्ट एक बार गवर्नमेंट ने बोल दिया, समझिए कुछ एरिया था उसके अंदर का, गवर्नमेंट ने इतना पार्ट बोल दिया कि ये अब फॉरेस्टेड रीजन गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट दिखना चाहिए, गवर्नमेंट डिक्लेयर करनी चाहिए फॉरेस्ट है। अब इस रीजन में बाहर से आके कोई इंसान जाके एक सामान भी छू नहीं सकता, लेकिन सिर्फ वहां पे जो ट्राइब रहते हैं वो लोग को बोलते हैं कि आप लोग जो जमीन पे लकड़ी गिर जाए और जो उसके फ्रूट है, जो हनी है,
जो फ्लावर है वो सब आप लोग जो जमीन पे गिरता है, या ऐसा मतलब बोलते हैं ना प्लांट जैसे अपने को बोलते हैं ना ग्रो करते हुए छोड़ देती है, तो वो सब चीज आप लोग खा सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जैसे फ्रूट पड़ा पड़ा सड़ने वाला है ना जमीन गिर, तो उसका तो इससे अच्छा ह्यूमंस खाए तो अच्छा चाहिए, तो उस हिसाब से बोला है कि ट्राइब्स जो बोलते हैं ना प्रोडक्ट हैं प्लांट्स के वो खा सकते हैं। परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपलसरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज। अगर समझो बोला ना ये, जैसे आप आपको क्लियर हो जाता है कि सब गवर्नमेंट ही मालिक है, ये फॉरेस्ट रीजन किसने डिक्लेयर किया था, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे अगर कुछ हमको समझो मिल गया, यहाँ पे हमको गोल्ड मिल गया सीधा, तो गोल्ड मिल गया तो उसके लिए माइनिंग करना पड़ेगा, खोद के निकालना पड़ेगा ना उसको, तो उसको जो निकलवाने की परमिशन होगी वो गवर्नमेंट से पहले हमें लेनी पड़ेगी। और जनरली हमारी इंडिया इतनी मतलब गवर्नमेंट वीक होती है, ये अलाउ ही कर देती है क्योंकि इसमें मिनिस्टर करप्ट रहते हैं। तो इसलिए कुछ लोग आप देखे रहेंगे कि हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि नेचर खराब हो रहा है हमारे करप्ट प्रैक्टिस की वजह से, तो ये बात सच भी है। एनी पर्सन, पहला पॉइंट था कि कंजर्वेशन होता है, किसी का परमिशन किसी को अलाउड नहीं, दूसरा परमिशन अलाउड होता है जब गवर्नमेंट करती है, एंड थर्ड एनी पर्सन हु डिसओबेज द लॉ इज इंटाइटल फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर द 15 days, जेल में जाएगा 15 दिन के लिए, उससे भी ज्यादा सजा रहती है, ज्यादा अगर उसने कितने लेवल का डैमेज किया है, उसने किसी एनिमल को बोलते हैं ना अगर वहां पे हर्ट कर दिया, जैसे कि हमारा हमने बहुत सारे फेमस केसेस देखे, तो वो सब चीज भी इसके अंदर आके, तो वो बोलते हैं ना एक लॉ ये हो जाती है प्लस वाइल्ड लाइफ एक्ट में, तो बहुत सारे लॉ में वो फंस जाते हैं इसे। अब इन्वायरमेंट कंजर्वेशन वाला, इन्वायरमेंट जैसे बोला था पहले आया था वाइल्ड लाइफ, फिर आया फॉरेस्ट, फिर आया इन्वायरमेंट, तो 86 में देखो ये आएगा। पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन एंड पनिश द पर्सन और द इंस्टीट्यूट्स। देखिए इंस्टीट्यूट्स मैंने बोला था इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे अपना बोलते हैं ना वेस्ट मटेरियल पानी में छोड़ते हैं, एयर में छोड़ देते हैं, हार्मिंग द नॉट, तुमको पनिश करता है, ठीक है, पॉल्यूशन से। एनी पर्सन ऑफ फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट फ्रॉम रिलीजिंग द पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर बियॉन्ड अ परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट मतलब अलाउड लिमिट, समझिए कि आप सिर्फ क्रोमियम एक मेटल है, मेटल आप लोग पढ़ोगे साइंस 1 में, अगर समझो 20 mg 1000 लीटर में अलाउड है, 1000 या 1 लाख लीटर में अलाउड है, तो इससे ऊपर जैसे मिल गया 21 मिल गया या 22 मिल गया पानी में, तो वहां की जो भी इंडस्ट्री होंगी सबको वहां पे इस एक्ट के थ्रू पकड़ा जा सकता है, ठीक है। द पर्सन ब्रीचिंग दिस रूल इज इंटाइटल्ड फॉर आइदर 5 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1 लाख। तो कई लोग बोलते हैं फाइन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपया तो बहुत ईजी है, इतना कई लोग को मार दिया उन लोगों ने, कितने फिशेस को मार दिया, कितने हमारे बर्ड्स को एयर में मार दिया पोल्यूशन के थ्रू, तो 1 लाख तो बहुत कम है, उतना प्रॉफिट उससे ज्यादा कितना वो लोग कमा चुके हैं, तो ये बढ़ाने की बात बोलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि हमें ये नहीं है कि लोगों को सजा देके मार डालना, हमको सिर्फ उनको बताना है कि आप गलत कर रहे हो, तो ये दोनों चीज में गवर्नमेंट फंसी रहती है। लेकिन ठीक है आप लोग याद कर लेंगे इस तरह से कि पर्पस क्या है, पहला पोल्यूशन फैलाने वाले इंस्टीट्यूट और आदमी दोनों को सजा देना है। दूसरा अगर हम लोग को क्या रहता है कि अलाउड कितना, जैसे कि यहाँ पे भी हमने बात किया था क्या अलाउड है, गवर्नमेंट की परमिशन के बाद, यहाँ पे कितना अलाउड है एक लिमिट गवर्नमेंट बताती है, उसके बाद थर्ड यहाँ पे क्या आता, वहां पे सजा था ऊपर वाले एक्ट में, देखिए कितना उन लोग को अब वो पनिशमेंट मिलेगी, तो यहाँ पे भी पनिशमेंट बताया है हमारे थर्ड पॉइंट में। अब फोर्थ पॉइंट जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्या करती है, अगर जो भी किसी को लगता है कि उसने पोल्यूशन नहीं किया था फिर भी गवर्नमेंट ने पकड़ लिया उसको या पुलिस ने पकड़ लिया, या फिर किसी ऑफिसर को लगता है कि किसी मिनिस्टर का हाथ है इसके अंदर, तो वो एनजीटी के अंदर जा सकता है, रादर देन गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो पहले एनजीटी में जाएगा। एनजीटी में क्या होता है, जज ही रहते हैं लेकिन ये लोग एक्सपर्ट रहते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में लोग बहुत जानते हैं, तो ये लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कि हाँ इतना तो हार्म हो गया, परमिसिबल लिमिट इतना, तो वाटर टेस्टिंग हुई तो इससे ज्यादा मिला था सैंपल में, तो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो ये एनजीटी सजा देती है। तो 2010 में इसको बनाया गया था, ठीक है, इफेक्टिव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल लॉ। तो चौथा आपको जो लास्ट हमारे 86 वाले एक्ट में बोलना है एनजीटी के बारे में, कि ये बॉडी देखती है, ये बॉडी क्या देखती है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना हो, ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्लॉज पढ़ना है कि 49 क्लॉज मतलब क्या होते हैं, जैसे आपके बुक के ये नंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ऐसे हमारे जो ये रूल्स होते हैं या हमारे लॉज होते हैं उसमें क्लॉज होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये 49A है, फिर ऐसे 49B सेक्शंस होते हैं, 49C कि ट्रेडिंग फॉर रेयर एनिमल्स हैज बीन कम्प्लीटली बैंड। रेयर एनिमल मतलब जो हमारे इंडिया में बहुत रेयर है, वैसे एनिमल को अगर आप ट्रेड करते हो, मतलब व्यापार, मतलब ना यहाँ से नेपाल बेचते हो, फिर नेपाल, जैसे कि हमारा सबसे रेयर आप लोग पढ़ोगे भी आगे नाम भी दिया, उसके अलावा बोल देता है जैसे कि किंग कोबरा, हाईली रेयर, आपको दिखेगा ही नहीं है कभी, तो ऐसी चीजें
यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्किन और ऑर्गन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन बैंड। 49B में क्या बात किया है, जो उनके ऑर्गन से कुछ बना तो वो उसके अंदर बैंड है, और पूरा ट्रेडिंग किसके अंदर बैन है, ए के अंदर, और उनका ऑर्गन किसके अंदर बैन है, बी के अंदर। और 49C के अंदर क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम द रेयर वाइल्ड एनिमल्स इज कंपल्सरी। अगर कुछ भी, जैसे कि आप लोग को अगर पहले के जमाने में भी कुछ बना है तो उसका स्टॉक आपको बताना पड़ेगा कि ये स्टॉक मतलब जमा करके रखें। तो आप लोग को ऐसे कुछ चीजों से कुछ बना हुआ है तो आप लोग को हमारे जो गवर्नमेंट उसे बताना पड़ेगा कि ये उनसे बना हुआ है, तो ये आपको कंपलसरीली बात होती है। तो 49A, 49B, 49C, तो इस तरह से हमारी एक्ट खत्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इस आदमी का नाम था जादव मोलाय पायन, ठीक है। सब लोग को लगता है कि मराठी होंगे, जादव होंगे, लेकिन नहीं, तो जादव ये एक्चुअली हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है ये, वहां से बिलोंग करते हैं, जादव मुलायम पायन। तो इनके बारे में थोड़ी स्टोरी पढ़ लीजिए। इज ए हाईली कैपेबल पर्सन इन आसाम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ये। born in 1963, he is working as a forest worker since age of 16 years। जब आप लोग समझे, आप लोग 10th दे रहे तो आप लोग 16 साल के होंगे, तो उतने से ये फॉरेस्ट जाके वहां पे प्लांट लगाना शुरू कर दिए थे। वंस द लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स डाइड इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में से जाती है। अगर आप लोग ने हमारा ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके आप वो वीडियो भी देखिए साथ ही साथ, क्योंकि हमने पूरा वीडियो एक ही वीडियो के अंदर पूरा डाल दिया, पूरा जितना टॉपिक हो सकता है, तो आप आवरली वाइज भी जाके देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे स्नेक्स मर गए ब्रह्मपुत्रा में जब फ्लड आया। तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर मोलाय प्लांटेड 20 बाम्बू प्लांटलेट्स। उन्होंने क्या सोचा कि पहले शुरुआत करता हूँ, क्योंकि उनको पता चल गया कि जो फ्लड आया वो जो प्लांट कटिंग है उसके वजह से आया। तो उन्होंने क्या बोला कि प्लांट कटिंग अगर रीजन, तो मैं प्लांट लगाना शुरू कर दूंगा, मैं ट्रीज लगाना शुरू कर दूंगा। In 1979, the local social forestry department began a social afforestation project on 200 hectares of land. Molai was the first few forest workers who were looking after that project। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि उसमें हम लोग जो बोले कि 19 जो बोला था 1971, जब गवर्नमेंट ने फ्लड के बाद जब गवर्नमेंट आई कि देखते हैं कुछ करते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम 200 हेक्टेयर लैंड पे अब सिर्फ हम प्लांट उगाएंगे, क्योंकि हमारा प्लांट कट हुआ था, उसकी वजह से फ्लड आए, वो लोग को भी पता चला। तो फिर उसमें से हम जो ये मोलाई पाएंगे थे, ये बोले कि नहीं, मैं भी रेडी हूँ, हम भी आपका साथ देंगे। मोलाई कंटिन्यू टू प्लांट ट्रीज इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये आदमी इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया उस फॉरेस्ट को लेके और वहाँ की वाइल्ड लाइफ को लेके। और ये बहुत रिच नहीं थे, हमको लगता है कि रिच लोग सिर्फ ये बोलते ना दान दे सकते हैं या अपना जिंदगी किसी एक फॉरेस्ट के पीछे या किसी वाइल्ड लाइफ के पीछे, नहीं। हमारे खुद के लोग इंडिया में ऐसे, इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत डाइवर्स है, हमको समझते समझते जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम समझ नहीं पाएंगे। ये इंसान सिर्फ उसको बहुत लगाव था फॉरेस्ट से, इसने स्नेक्स के मरने से सिर्फ वहाँ पे एक स्टोरी देख ली थी और उसने अपने आंखों के सामने देखा, तो इसने पहले खुद से लगाया, फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो उसने भी किया, उसके बाद भी वो करता रहा। As a result of his continuous work of planting and caring for the trees, the barren area मतलब जहाँ पे कुछ उगता नहीं है, बंजर जिसे बोलते हैं, बंजर जमीन, ठीक है, witness the forest cover over the 1360 acres। इन्होंने स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ 20 बाम्बू से, 16 साल की उम्र में 20 बाम्बू से शुरू किया था। 20 बाम्बू का गवर्नमेंट ने बोला 200 हेक्टेयर पर ग्रो करेंगे, लेकिन ये इंसान ने उस पर माना नहीं, 1360 एकड़ के ऊपर इसने पूरा फॉरेस्ट लगा दिया। अच्छा, आप लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट में रोका नहीं, क्यों गवर्नमेंट ने रोका नहीं? क्योंकि आदमी अच्छा काम कर रहे थे ना, वहाँ के लोकल्स लोग इनको सपोर्ट करते हैं, प्लस ये हार्म नहीं कर रहे थे, नीचे को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप हार्म करते तो आपके अगेंस्ट लॉ जाता है। टुडे दिस जंगल इज कोकिलामुख of Jorhat district of Assam, is the result of hard work of ये man for 30 years. He has been awarded with the prestigious पद्मश्री। पद्मश्री के बाद आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्म विभूषण। तो इनको पद्मश्री मिला गया इसी वर्क की वजह से, फॉर अनपैरेलल वर्क। अनपैरेलल वर्क मतलब किसी इंसान के अंदर था नहीं कि इनके साथ पूरा काम कर पाए, इस जैसा ये कर रहे हैं, तो ये था। नाउ इट इज वेल नोन दैट द मोलाई जंगल
जो ये हमारा नाम था कोकिलामुख, उसको मोलाई जंगल बोलते हैं, क्योंकि उनको लोगों प्यार से इनका नाम रखा है वो जंगल का कि मोलाई जंगल बोलेंगे इसे। मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बट अ सिंगल पर्सन इज डिटरमाइंड कैन एस्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। समझ गए कि नहीं? देखिए फॉरेस्ट कट हुआ था यहाँ पे, कहीं बताया नहीं कि यहाँ से फॉरेस्ट कुछ लोगों ने कट किया था या गवर्नमेंट ने कट किया था, कुछ पता नहीं, लेकिन एंड में देखो बोल रहा है कि अगर हजारों लाखों लोग पेड़ कट करते हैं लेकिन एक अपने पे उतर जाए, पूरा काम धंधा छोड़ के पूरा हर एक चीज डेडिकेशन से करने, जो इनका डेडिकेशन था प्लांट करना, ट्री को वहां पे करना, आखिर में सक्सेसफुल हुई। इसलिए हमारे टीचर्स भी हमको बोलते हैं कि लाइफ में हार्ड वर्क करते रहो, अचीवमेंट्स आती जाएंगी हमेशा। अब बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक का है, मतलब वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चन जो इसके आने के चांसेस हमेशा हर टीचर बोलेगा कि ये डाइवर्सिटी वाला टॉपिक आएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तीन टाइप की डाइवर्सिटी होती है जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। चलिए पहले बेसिक कर लेते हैं। मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हर छोटे एनिमल से लेके छोटे छोटे बड़े एनिमल्स तक को होता है। हैव यू एवर हैव यू एवर सीन सम एग्जांपल्स ऑफ दिस इन योर एरिया? क्या आपने अपने एरिया में ऐसा कुछ देखा है कि कहीं पर डिस्ट्रक्शन हुआ तो छोटे एनिमल बाहर आ गए? जैसे कि मालूम है अगर मुंबई में नेशनल पार्क से कभी कभी जो होते हैं ये टाइगर्स, ये और लेपर्ड, ये रोड पे आ जाते हैं, तो मतलब क्या, जो इनका फॉरेस्ट है अंदर उसमें खाना कम पड़ रहा है, प्लस दूसरा ये एरियाज ओपन हो चुके हैं। एक्चुअली ये उन्हीं के लिए लैंड था, लेकिन हम धीरे धीरे अंदर अंदर घुसते जा रहे हैं और वो एरिया भी कम करते जा रहे हैं हम लोग। तो ये रीजन है। आवर लिविंग वर्ल्ड हैड बीन रिचली डाइवर्स। हमारा जो वर्ल्ड था बहुत डाइवर्स था, मतलब बहुत सारी वैरायटीज के प्लांट एनिमल्स थे हमारे पास, और हैं भी, आज भी है। लेकिन थोड़ा जितना स्पीड से जा रहा है वो स्पीड बहुत तेज है, जो गायब होने की स्पीड है। इट कंसिस्टेड ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, यही बोला। हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल्स अबाउट विच वी हैड लिसन फ्रॉम आवर अर्लियर जनरेशन। हमारे जो बोलते हैं ना पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कुछ बताते हैं, जैसे कि हम लोग सुने थे चीता के बारे में कि चीता वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल जो कैट फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे लायन भी कैट फैमिली का ही है मेंबर, लेकिन इवॉल्व वर्जन है। तो वो लोग सिर्फ बोलते हैं, जब इंडिया को पता चला, नेहरू जब फ्रीडम हम लोग पा चुके, तो नेहरू ने पहला ध्यान दिया कि हम चीता को रिवाइव करेंगे। तब से लेके आज तक हमारा चीता रिवाइव नहीं, क्योंकि जब नेहरू को पता चला तब तक चीता इंडिया से गायब हो चुके थे। जब उन्होंने पूरा सर्वे कराया तो हमारे इंडिया में एक भी चीता अलाइव नहीं था। तो उसके बाद से हमने आज जो चल रहा है, गवर्नमेंट हमारी जो बात कर रही है कि अफ्रीका से हम लोग चीता लाएंगे, यहाँ पे हमारी कंडीशन को उनको सरवाइव करने के लिए अडेप्ट करवाएंगे, उसके बाद हम लोग वापस से चीता ब्रीडिंग वीडिंग करवा के यहाँ पे उनको भी आगे बढ़ा देंगे। लेकिन देखते हैं वो प्लान फ्यूचर का। तो ऐसे बहुत सारे स्पीशीज गायब हो चुके हैं जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बताते होंगे। बायोडाइवर्सिटी is the richness of living organism in nature due to presence of varieties of organism। ये क्या बोलते हैं, मतलब रिचनेस, जैसे आपके प्लेट में बहुत सारा खाना हो, गुलाब जामुन हो, उसमें चावल हो, दाल हो, बहुत सारी भाजी हो, पापड़ हो, उसमें बहुत सारे सामान हो, तो आपकी थाली रिच हो जाती है और आपका टेस्ट बहुत रिच रहता है। तो यही होता है बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारी जो लाइफ है, हमारा जो हंगर है, जैसे अगर कंपेयर करो हमारे थाली से, तो उसकी रिचनेस किसमें है? लिविंग ऑर्गन। जैसे कि हमारे हमारे हंगर की रिचनेस किसमें है? जो थाली है उसमें बहुत सारा खाना हो, इन द नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और सिर्फ खाना ही नहीं, बहुत टाइप का खाना हो। इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी अकर्स एट 3 डिफरेंट लेवल। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप आंसर की। बायोडाइवर्सिटी 3 डिफरेंट लेवल की होती है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको एक एक करके आपको बहुत इजीली बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम तक याद रहे। अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी, ध्यान से सुनते जाइए, रिलीज कर देता हूं ऊपर का। Occurrence of diversity among the organisms of some species is genetic diversity। Diversity among the organisms of same species, ये सुनिए। डाइवर्सिटी ये हर जगह होगा, डाइवर्सिटी हर में वर्ड यूज होगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, जैसे कि मैं जैसा हूं, मैं औरों के जैसा नहीं दिखता, मैं सेम स्पीशीज, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस सेम स्पीशीज है। तो एक ह्यूमन, जैसे कि आपका भाई या आपकी बहन या आपकी मम्मी या आपके पापा, ये सब एक ही स्पीशीज है, ह्यूमन स्पीशीज है, ह्यूमन सेपियंस है, ये सेपियंस है। उसमें से सेपियंस जो हमारा
ये हमारा जीनस है और होमो क्या है, ये सॉरी सेपियंस हमारा स्पीशीज है और होमो हमारा जीनस है। ठीक है, तो जो हमारा होमो सेपियन करके नाम पड़ा तो सेपियन स्पीशीज मतलब जो ह्यूमन की सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज है उसके बारे में बात हो रहा है। तो हम देखिए जैसे हमारे मॉम है डैड वैसे हम नहीं दिखते, तो ये क्या डाइवर्सिटी, हम अलग अलग दिख रहे हैं। तो जब एक ही स्पीशीज के लोग अलग अलग दिखें तो उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो वही है अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जब प्रेजेंट हो अमंग दी ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप ध्यान रखोगे ह्यूमन का हमेशा याद रखोगे, मंकीज का याद रखोगे, इवन कैट का। मैंने जैसे बोला कि एक हमने देखा है, हमको लगता है कि सर गलत बोल रहे हैं, ये कैट तो अलग चीज है, लेकिन नहीं, कैट फैमिली एक अलग चीज है पूरी, जिसमें लायन भी आता है, टाइगर भी आता है, लेपर्ड भी आता है, पूमा भी आता है, सब कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं सब। ठीक है, तो ये मैं साइंस की लैंग्वेज में फैमिली बोलता हूँ। तो ये लोग सब एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है कि ये स्पीशीज अलग अलग है, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी हो जाएगी, ये अलग हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जैसे कि लायन ले लेते हैं, जब लायन को ही पकड़ेंगे, एक लायन दूसरे लायन जैसा नहीं होता। फिर एक टाइगर जो होता है, हमारा रशिया का टाइगर अलग होता है, इंडियन टाइगर अलग होता है, और हमारे इंडियन टाइगर में भी सब लोग अलग अलग होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा अलग होता है कि हमारे स्ट्रिप्स से, उनके ऊपर जो स्ट्रिप्स होता है उससे हम लोग पहचान जाते हैं कि ये टाइगर कौन सा है। तो वाइल्ड लाइफ में जो काम करते हैं वो लोग जान जाते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत दिन से उनको टाइगर्स को देखते रहते हैं। तो सोचिए, तो एक ही जब मैं नाम लूँ, जो भी मैं नाम लूँ, मंकी नाम लूँ तो मंकी के अंदर हर मंकी अलग अलग दिखा, लायन का नाम लूँ हर लायन को, और जो अलग अलग दिखते हैं उसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। समझ गए आप लोग सिंपल शब्दों में। सो ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज अराइजेस इफ देयर इज डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विदिन द species whose members involved in sexual reproduction. Possibility of wiping out a species arises if there is decrease in diversity within the species whose members involved in sexual। अच्छा ठीक है, क्या होता है ये आप बात कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा आपको डार्विन थ्योरी से। हमारी डार्विन थ्योरी क्या बोलती है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक वो चैप्टर, हमारा जाके देखिए, फर्स्ट चैप्टर की बात कर डार्विन थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मतलब क्या होता है, जो सबसे फिट है वही सरवाइव हो पाएगा। फिट इन द सेंस ऐसा नहीं कि चुस्त तंदुरुस्त, मतलब जो नेचर में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सबको सरवाइव कर जाता है। तो उसके सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, जो फिट स्पीशीज था वो अपने जैसा ही न्यू बेबी को बॉर्न कर सकता है, न्यूवन को बॉर्न कर सकता है, उसे बोला जाता है एक कैरेक्टरिस्टिक, एक लक्षण बोलते हैं ना, लक्षण होते हैं कि एक तेज इंसान के ऐसे लक्षण होते हैं, एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के ऐसे लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसे ही एक फिट पर्सन की, एक फिट स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो अपने जैसे ही वापस से प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि समझिए ये ह्यूमन एक अलग है, फिर मैं एक रेड में ले लेता हूँ, ये एक अलग ह्यूमन है हमारा, ऐसे ही हमारा अलग ह्यूमन, फिर एक अलग ह्यूमन, फिर एक अलग ह्यूमन, और ऐसे करते करते ये बहुत सारे ह्यूमंस हैं, और ये एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करके, सेक्सुअल इंटरकोर्स करके क्रॉस ब्रीड करते हैं। इससे क्या होता है, इसके जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, इसके जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों मर्ज होके न्यू बेबी बॉर्न होता है, जिसके अंदर दोनों के बोथ ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो क्या होता है, इससे हमेशा इंप्रूवमेंट। फिर समझिए इनसे जो पैदा हुआ वो ये पिंक वाले से ब्रीड करता है, तो इससे अगेन इंप्रूवमेंट हुई, और ऐसे ऐसे क्रॉस ब्रीड करने से इंप्रूवमेंट होती है। सेम स्पीशीज के अंदर बात कर रहा हूँ, ये ह्यूमंस की बात किया मैंने। लेकिन अब हम क्या केस बदलते हैं कि सिर्फ ये ब्लैक वाले ही हैं, तो इनमें कुछ डिफरेंट तो है नहीं, तो जो भी दिक्कत ये लोग में थी न्यू बेबी में भी वही दिक्कत होगी, उसको इम्प्रूव करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि आजू बाजू में सब जो है सब उसी दिक्कत के मारे हैं। तो इससे क्या होगा, वो दिक्कत बड़ी होती जाएगी, अल्टीमेटली वो स्पीशीज के खत्म होने के चांसेस हो जाएंगे। तो वहां यहाँ पे वही बात बोली है, पढ़ते हैं वापस से। द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट ऑफ द स्पीशीज अराइजेस इफ देयर इज डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कम हो जाए, मतलब जो कलर मैंने बताया था वो कम हो जाए विद इन द स्पीशीज हुज मेंबर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हमको पता है कि हम लोग हायर एनिमल्स बॉर्न होते हैं, तो यहाँ पे वही बात की है। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है? इनन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर इन नेचर, बहुत सारे टाइप के स्पीशीज हैं, दिस इज कॉल्ड एज द स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब क्या, हमारा बर्ड हो गए तो हमारा क्रो हो गया, फिर इसी तरह से हमारा ह्यूमंस हो गए, क्रो एक साथ बोलता है, एक जगह पे आपने क्रो देखा, ह्यूमन देखा, मंकी देखा, फिर आपने डॉग देखा, फिर आपने कैट देखा, पीजन देखा, फिर नॉर्मली आप सब देखते हैं, काऊ देखा, बफेलो देखा। तो इतने सारे टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, तो ये वैरायटी है, ऐसी वैरायटी को बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। और जब ह्यूमंस में ये अलग अलग हम लोग हैं, हम लोग के अंदर है जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो आप लोग को ऐसे याद रहेगा। अब इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी ये समझाए, तो जैसे आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, एबीसीडी आता है, एबीसीडी ई एफ जी एच, तो जी के बाद आता है एच, तो आप लोग उस तरह से याद कर लेते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी ह्यूमन की डाइवर्सिटी है। और स्पीशीज डाइवर्सिटी का मैंने तो बहुत सारा एग्जांपल दे ही दिया कि ये सब ऐसे 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 बहुत सारे टाइप के एनिमल्स रहते हैं। अब आते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है। मेनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन, जैसे कि जो महाराष्ट्र का इकोसिस्टम है, महाराष्ट्र ले रहा हूँ, वो यूपी के इकोसिस्टम से अलग है, ठीक है। कैसे इकोसिस्टम, जैसे इसके लिए स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर जाना, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर, ये अलग होंगे हमारे यूपी के और हमारे महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र की हमारी अबायोटिक कैसे लेंगे, अबायोटिक मतलब सॉइल, देखिए यहाँ की सॉइल कैसी है, ब्लैक, महाराष्ट्र की सॉइल है ब्लैक, वहीं पे यूपी की सॉइल है येलो और व्हाइट। फिर यहाँ पे टेम्परेचर जो रहता है, ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी नहीं गिरती जनरली, जो ठंडी गिरती भी वो फॉरेस्ट रीजन के, फॉरेस्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र में इसलिए गिरती है, अदरवाइज यूपी में हीट बहुत ज्यादा होती है, प्लस यहाँ पे हम लोग को जो विंटर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। प्लस यहाँ पे बायोटिक, जो एनिमल्स हमको यहाँ पे धुले नाम का कुत्ता मिलता है, डॉग मिलता है, यूपी में हमारे को जो मिलता है, जो हम लोग बोलते हैं नील गाय, अलग स्पीशीज मिलती है। तो यहाँ पे बायोटिक चीजें भी अलग है, अबायोटिक चीजें भी दोनों कहते हैं, दोनों अलग अलग इकोसिस्टम के दोनों पार्ट हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड थ्रू द इंटरएक्शन बिटवीन, देखिए इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, देयर हैबिटेट, हैबिटेट मतलब क्या, उनके बाजू का सराउंडिंग, जो मैंने बोला था ना अबायोटिक फैक्टर, and changes in the environment. Each ecosystem has its own characteristic, animals, plants, microbes and abiotic factor। मैंने दोनों को एग्जांपल लेके बताया कि ये तो बायोटिक फैक्टर है, तीनों के तीनों, माइक्रोब क्योंकि इनके अंदर जान है, ये लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इकोसिस्टम are also of two types, natural and artificial। artificial मतलब क्या, इकोसिस्टम हमने बनाया, गार्डन इसका एग्जांपल होता है, गार्डन में प्लांट्स होते हैं, तो ये इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया है। फिर ऐसे ही जू आप लोग ने देखा रहेगा, जू वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेचुरल क्या होता है, फॉरेस्ट, वहाँ पे जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, सब अपने से ग्रो हुए, हम ह्यूमंस ने ग्रो नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट और बचता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, सैक्रेड गुरुज के बारे में, ये भी अच्छा टॉपिक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर देना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।